13 फरवरी ने दिल्ली कूच है। 13 फरवरी ने दिल्ली कूच है। सावधान मोदी सरकार, एक बार फिर दिल्ली आ रहे हैं किसान। वो किसान जो दिल्ली की सीमाओं पर 13 महीने तक बैठे रहे, वो किसान जिन्होंने दिल्ली की सभी सीमाओं पर मोर्चा डालकर दिल्ली की सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को झुकने को मजबूर कर दिया, वो किसान जिनके आंदोलन के सामने झुकने के बाद 13 महीने के बाद सरेंडर करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी कि हम इन किसानों को समझा नहीं पाए। वो किसान जो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार पर भरोसा करके अपना आंदोलन खत्म करके दिल्ली की सीमाओं से अपने घरों की तरफ लौट गए थे, वो किसान जो 26 नवंबर 2020 को जब दिल्ली आए थे, तय करके आए थे कि हमें मोदी सरकार के सामने झुकना नहीं है, कृषि कानूनों को वापस कराए बगैर यहां से लौटना नहीं है। सरकार से उनकी बैठकें हुई, 11 राउंड की बातचीत के बाद संवादहीनता, 1 साल तक सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की, मोदी सरकार ने। और आखिरकार सरकार को जब लगा कि चुनाव पंजाब और यूपी में है, किसान झुकने को तैयार नहीं है, टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, हर मोर्चे पर किसान टिके हैं, तो इन्हें अब वापस कैसे किया जाए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया। लेकिन वापसी के ऐलान के वक्त किसान संगठनों से, संयुक्त किसान मोर्चा से कुछ वादे हुए, समझौता हुआ, कुछ वादा किया गया कि हम आपकी मांगों पर विचार करेंगे, आपकी मांगों में से अगर कुछ भी मानने लायक होगा हम मानेंगे। लेकिन तब से अब तक 2022 जनवरी से अब 2024 जनवरी 2 साल होने जा रहे हैं। मोदी सरकार ने उन किसानों की उन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, अमल करना तो दूर, जिन मांगों पर विचार करने या उन मांगों को पूरा करने का वादा किया था और जिन वादों की बिना पर ये किसान दिल्ली की सीमाओं से अपने घरों की तरफ लौटे थे। अब एक बार फिर, हालांकि इस बीच ये भी हुआ, किसान संगठनों में फूट पड़ी, मोर्चा, संयुक्त मोर्चा जिसने मोदी सरकार को झुकने को मजबूर किया, उस मोर्चे के 3 टुकड़े हो गए। लेकिन अब फिर खबर आ रही है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और अलग अलग इलाकों के किसानों की मोर्चेबंदी हो रही है। ये किसान हरियाणा और राजस्थान और पंजाब के गांव में घूम घूम कर एक बार फिर दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए लोगों में अलख जगा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपको एक बार फिर से 13 फरवरी को दिल्ली पहुंचना है। वो तारीख मुकर्रर की गई है किसान संगठनों की तरफ से 13 फरवरी। तो क्या 13 फरवरी को एक बार फिर किसान एमएसपी की मांग को लेकर, मुकदमे की वापसी की मांग को लेकर, या किसानों पर जो कर्जा है उसकी माफी की मांग को लेकर, या उन वादों को पूरा करने की मांग को लेकर, जो वादे उनसे किए गए, किसान एक बार उसी तरह से जैसे 26 नवंबर 2020 को दिल्ली की तरफ आए थे, रास्ते में उनके रोकने की कोशिश हुई, मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने जगह जगह बैरिकेडिंग की, पुलिस ने टीयर गैसिंग की, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन सब कुछ तोड़ते हुए किसानों का मोर्चा दिल्ली पर आया, दिल्ली के चारों तरफ आया, टिका और तब लौटा जब सरकार को झुकना पड़ा। तो अब किसान अगर आने का फिर ऐलान कर चुके हैं, तो क्या मांग है? मांग में कुछ खास बात है क्या? और क्या इस बार सोच कर आ रहे हैं? क्या उसी तरह से फिर मोर्चा होगा? इस पर समझने की कोशिश करूंगा। क्या अगर चले जैसे पिछली बार रोकने की कोशिश हुई, इस बार भी होगी? क्योंकि दिल्ली सरकार ने एक बार देख लिया कि किसान अगर दिल्ली पहुंच गए तो यहां से हटे नहीं 13 महीने तक, तो क्या सरकारें, बीजेपी सरकारें और केंद्र सरकार किसानों को 13 फरवरी के पहले दिल्ली पहुंचने भी देगी? ऐसे कई सवाल हैं कुछ खास किसान नेता। और आपको यह भी कह दूं कि जब देश में मोदी में माहौल है तो किसानों की आवाज ऐसे भी कहीं चैनल पर, मुख्यधारा के चैनल पर, मीडिया में कहीं दिखता नहीं। लेकिन किसान आंदोलन मैंने तब भी 13 महीने कवर किया। किसानों से और किसानी से एक दिल का रिश्ता है, इसलिए मैंने सोचा कि उन किसान नेताओं को एक बार फिर आपके सामने लाऊं और समझूं कि वो क्या मांग कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, उनकी क्या तैयारी है, और क्या वाकई 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ आने की तैयारी इतनी बड़ी है जैसी 26 नवंबर 2020 को हुई थी। 3 खास मेहमान हमारे साथ है, स्क्रीन पर उनको लाया जाए। जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब, जो भारतीय किसान यूनियन एकता के मुखिया हैं। अभिमन्यु कोहार, भारतीय किसान नौजवान यूनियन के नेता हैं। लखविंदर सिंह औलख, जो भारतीय किसान एकता के नेता हैं। और ये 3 किसान नेता वो भी हैं जो दिल्ली में जब किसानों का मोर्चा लगा था,
दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ था, उसके ये चेहरे भी थे। बैठकों के भी, सरकार से बातचीत में भी कुछ नेताओं की जो मुलाकातें हो रही थी उसका भी हिस्सा थे। तो मैंने खास तौर से अनुरोध किया। जगदीश सिंह डल्लेवाल तो लगता है अपनी गाड़ी में है, कहीं जा रहे हैं। अभिमन्यु कुहाड़ अपने हरियाणा में गांव में है, और लखविंदर औलख। पहले शुरू करते हैं अभिमन्यु आपसे ही, कि एक बार फिर जो आपने तारीख तय कर दी है 13 फरवरी 2024 दिल्ली चलो, तो ये दिल्ली चलो का नारा जब दिया गया था 26 नवंबर को, जब दिल्ली आए थे 2020 में, उस समय की स्थिति और आपकी स्थिति, अब की स्थिति में बहुत फर्क है। तो आपको लगता है कि आप दिल्ली आ पाएंगे? पहली बात, कितने संगठन इस बार आपके साथ हैं? दूसरी बात, और क्या मुख्य मांग है जिसकी वजह से आपको 2 साल बाद लगा फिर से दिल्ली आना है? देखिए अजीत जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने सबसे पहला सवाल ये किया कि क्या हम दिल्ली आ पाएंगे। देखिए, जो न्याय के लिए, इंसाफ के लिए जो लड़ने वाले लोग होते हैं, वो इस बात की चिंता नहीं करते कि लड़ाई कहां तक जाएगी, लड़ाई कितनी सफल होगी, कितनी सफल नहीं होगी। ये तो आने वाला समय तय करेगा, परमात्मा तय करेगा। किसान जब अपनी फसल बोता है, उसको ये पक्का पता नहीं होता कि फसल ठीक होगी, फसल में कोई बीमारी आ जाएगी, या फसल में कोई दिक्कत आ जाएगी, या कितनी पैदावार होगी। ये सोच के वो बिजाई नहीं करता। किसान तो प्रकृति पे भरोसा रख के अपना काम करता है। तो आज 150 से अधिक किसान संगठन जो उस समय किसान मोर्चा में शामिल थे, 150 से अधिक देश भर के किसान संगठन 13 फरवरी को दिल्ली कूच का फैसला ले चुके हैं, और हम अपनी जान हथेली पे रख के अपने घरों से निकलेंगे। अभी भी जो प्रचार कर रहे हैं, अपनी जान हथेली पे रख के कर रहे हैं। हमें अगर कुर्बानी भी देनी पड़ी किसान समाज के भविष्य के लिए, तो अपनी कुर्बानी देने से भी हम पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी बात, आपने पूछा कि क्या क्या मांगे हैं। अजीत जी, सबसे पहली मांग तो ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए भी वादा किया था, और 2020 वाला आंदोलन स्थगित करते समय भी वादा किया था कि हमारी सरकार एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएगी। लेकिन अब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बना है। हमारी मांग है एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, और एमएसपी स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार होना चाहिए, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2007 में आई थी। दूसरी हमारी मांग ये है कि देश के किसानों का, मजदूरों का पूर्ण कर्ज माफ किया जाना चाहिए। अगर हम किसानों के ऊपर कर्जे की बात करें, तो आज के दिन अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्जा छोड़ दिया जाए, तो पूरे देश में किसानों के ऊपर मात्र 10 लाख करोड़ का कर्ज है। लेकिन जब किसानों के कर्जे की माफी करने की बात आती है, तो सरकार कहती है हमारे पास बजट नहीं है। लेकिन इसी सरकार ने संसद में ये बात स्वीकार करी कि 2014 से लेकर 2022 तक इन्होंने कंपनियों का 14,53,000 करोड़ रुपया एनपीए कर दिया, एक तरीके से प्रत्येक खाते में डाल दिया, जिसमें से 7,79,000 करोड़ तो बिल्कुल बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस का था। अभी 36 देशों के संगठन ओईसीडी की भी रिपोर्ट आई है, अकेले साल 2022 में जिस एमएसपी का वादा सरकार ने हमारे साथ किया, और वो एमएसपी ना मिलने के कारण और अचानक से फसलों के एक्सपोर्ट पर रोक लगाने के कारण किसानों को एक साल में 14 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। हमारे ऊपर जितना टोटल कर्जा है, उससे ज्यादा घाटा तो एक साल में हमें कर दिया ही सरकार ने, उचित एमएसपी ना देकर। तीसरी हमारी मांग ये है कि जो मोदी सरकार कहती है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, हमारी मांग है कि इस सरकार ने 2013 वाले भूमि अधिग्रहण कानून को क्यों बदल दिया। 2014 में जब ये सरकार सत्ता में आई थी, तो इन्होंने ऑर्डिनेंस लाके उस कानून को बदलने की कोशिश करी, जो कानून ये कहता था कि कहीं भी किसान की जमीन का एक्वायरमेंट होने से पहले किसानों 70% किसानों की सहमति ली जाए, और किसानों को कलेक्टर रेट से 4 गुना प्लस ब्याज मुआवजे के तौर पे दिया जाए। कॉर्पोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए उस कानून को बदलने हेतु ये पहले ऑर्डिनेंस लेके आए, लेकिन उस समय राज्यसभा में इनकी मेजोरिटी नहीं थी, वो ऑर्डिनेंस फेल हो गया। 2015 में सरकार ने मॉडल एक्ट बना के तमाम राज्य सरकारों के माध्यम से अब 2013 का कानून बदलवा दिया है। किसी किसान से कोई सहमति नहीं ली जाती जमीन एक्वायरमेंट से पहले, किसी किसान को कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। तो हमारी मांग है 2013 वाला कानून दोबारा बनाया जाए। और चौथी जो हमारी बड़ी मांग है, चौथी हमारी जो बड़ी मांग है अजीत जी, वो ये है कि भारत सरकार WTO से बाहर आए और तमाम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर रोक लगाई जाए। क्योंकि 1998 में जब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे हमारी सरकार ने साइन करना शुरू किया, तो हमारे किसानों को लगातार नुकसान होता जा रहा है, कृषि का इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है और कृषि का एक्सपोर्ट कम होता जा रहा है। तो FTA पे रोक लगाई जाए, और जो WTO भारत सरकार के ऊपर ये शर्त डालता है कि भारत में किसी भी अनाज की जो टोटल पैदावार है
गवर्नमेंट उसका मात्र 10% ही एमएसपी पे प्रोक्योर कर सकती है। ये डब्ल्यूटीओ की शर्त है। तो हमारी चौथी बड़ी मांग है कि भारत सरकार डब्ल्यूटीओ की ऐसी शर्तों को मानने से इनकार करे। इन 4 मेजर मांगों को लेके, लखीमपुर के किसानों को इंसाफ दिलाने को लेके 13 फरवरी को देश के कोने कोने से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा, हर जगह हमारी महापंचायतें हुई है अजीत जी। और अब की बार आप देखिएगा किसानों में जोश पहले से भी ज्यादा है और किसान मजबूती के साथ भी आएंगे। दल्लेवाल साहब, जो पिछली बार आंदोलन हुआ था जिसमें 26 नवंबर 2020 को आप लोग दिल्ली आए थे, तब किसानों का मोर्चा एक इतना बड़ा मोर्चा था जिसमें तमाम संगठन पूरी मजबूती के साथ थे। संयुक्त किसान मोर्चा बना, सारे दिग्गज नेता अलग अलग राज्यों के एकजुटता के साथ साथ थे। अब किसान मोर्चे में कई घटक बन गए हैं, फूट पड़ गई। एक मोर्चा है जो आप दिल्ली आ रहे हैं, दूसरे अलग अलग मोर्चे काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में 13 फरवरी को, और वो भी जो सरकार एक बार आप लोगों के दिल्ली के मोर्चेबंदी को देख चुकी है, आपको दिल्ली आने देगी? देखिए अजीत जी, सबसे पहली तो बात मैं यही क्लियर कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं। जब पिछली बार भी हम दिल्ली आए थे, उससे पहले सभी ऑर्गेनाइजेशन, सभी संगठन अलग अलग थे, कोई एक नहीं थे। विचारधारक डिफरेंसेस थे और अब भी हैं, रहेंगे भी वो। लेकिन जब किसानों के ऊपर सरकार इतना बड़ा हमला करेगी, जैसे अब ये इंपोर्ट ड्यूटी को रिमूव करते हुए गेहूं का रेट आगे आने वाले समय में गिराने की बात कर रही है, किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रही है, तो पूरे देश का किसान एक जो टोकर इस लड़ाई को लड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात मैं और कहना चाह रहा हूं आपको कि देखिए, पिछली बार भी जब हम दिल्ली की ओर आए थे, उस समय पूरा देश, पूरा भारत नहीं आया था एकदम, आहिस्ता आहिस्ता पूरा देश इस मोर्चे में जुटा था। उससे भी बड़ा आपको लगेगा, देखोगे आप कि ये मोर्चा उससे भी मजबूती से और जबरदस्ती से लड़ा जाएगा। क्यों? देखिए, आज इस बार कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और यूपी, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और ये तमाम जो स्टेट्स हैं, पंजाब वगैरह, ये सब इकट्ठे होकर आने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली बार जब मोर्चा लगा था तो आपने देखा था, एक बार मोर्चा केवल पंजाब और हरियाणा की ओर से शुरू हुआ था और बाद में पूरा देश उसमें जुट गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, कोई बात नहीं है, सरकारें आने देगी ना आने देगी वो तो भविष्य की बात है। देखिए, अगर सरकार ना आने दे तो हम आंदोलन थोड़ी छोड़ेंगे। जो इस दबाव से अगर सरकार हमारी जमीनें छीनने का प्रयास करेगी तो हम डर कर घर पे थोड़ी बैठ जाएंगे। हमारा काम है हमारी किसानों की आवाज उठाना, लड़ाई लड़ना। वो लड़ने के लिए आएंगे। सरकार ने जो करना है वो सरकार का काम है, सरकार कर सकती है। नहीं, जैसे मैं ये समझना चाह रहा हूँ, फिर आप जमीनें छीनने की बात कर रहे हैं। जमीनें छीनने की तो अभी कोई बात ही नहीं है, कृषि कानून वापस हो गया। तो अब आपकी मांग, जो कुछ अभिमन्यु कोहार ने बताया, कुछ मैं देख रहा हूँ एमएसपी पर कानून की मांग है, किसानों के कर्जे माफ हो, आपने पुराने आंदोलन में जो थे केस दर्ज हुए उसकी माफी की बात की है, यही सब है ना मांग। और लखीमपुर खीरी में नहीं, मैं बताता हूँ, इसमें सरकार ने पिछले दिनों ये किया कि गेहूं के ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी हुई थी उसको हटाने की बात की जा रही है, किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जा रही है। अगर इंपोर्ट ड्यूटी हटेगी तो बिल्कुल सेम पोजीशन है। उस समय भी अगर 3 कानून आए थे तो पहले हमारी मंडी बर्बाद होनी थी, मंडी बर्बाद होने के बाद एफसीआई बर्बाद होनी थी, एफसीआई टूटने के बाद किसानों को खुले बाजार के अंदर अपनी फसल, अपना अनाज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। अब क्या हो रहा है? अब इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करके जो 40%, 40% इंपोर्ट ड्यूटी है गेहूं के ऊपर, अगर वो हट जाएगी तो आप अच्छी तरह मेरे से ज्यादा समझते हो कि इंपोर्ट ड्यूटी लगती इसलिए होती है कि देश की प्रोडक्शन है जो, उसके ऊपर कोई बुरा दुष्प्रभाव ना पड़े। अगर वो जी बोलिए, बात खत्म करिए पहले आप। अगर वो हट जाएगी तो बाहर का अनाज, बाहर की गेहूं यहाँ आकर गिरेगी मार्केट के अंदर। तो देश का व्यापारी जो आज 90% गेहूं की फसल की खरीदारी सरकार की नहीं,
व्यापारी के तरफ से की जाती है। हमारे ऊपर WTO की तरफ से एक शर्त लगा रखी है कि 10% से ज्यादा गेहूं नहीं खरीद सकते। तो जो 90% बाहर का अनाज आकर मार्केट में गिरेगा तो वो तो व्यापारी तो वहां से खरीदेगा जहां उनको सस्ते रेट में अनाज मिलेगा, और हमारे देश के किसान का जो अनाज है वो रुलेगा। जब उसका रेट गिरेगा तो बर्बादी वही होगी, उसकी आर्थिकता डमाडोल होगी। जब आर्थिक तौर पे किसान मजबूत नहीं रहेगा और कमजोर होता जाएगा, जो पहले ही सुसाइड कर रहा है, तो ये तो स्वाभाविक है, फिर जमीनें जाएंगी और क्या होगा। जमीनें जाने का रास्ता खोला जा रहा है इसी तरीके से। और हमारी एक मांग है कि सरकार जो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म करने की बात कर रही है वो ना करते हुए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की बात करे, ताकि देश के किसान को कम से कम स्वामीनाथन फार्मूले के अनुसार उनको गेहूं का भाव, उनको चने का भाव, उनको उनके धान का भाव मिल सके। तो हमारी मांग ये भी तो है ना। हाँ, एक तो चलिए, हालांकि इसमें सरकार ने अभी शायद कोई फैसला किया नहीं है। ये कहा जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती हो सकती है, ये पिछले 5 महीने से ये खबर आ रही है, अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन फिर मैं उस आंदोलन की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारी मांगे हैं जिसका जिक्र आप कर रहे हैं डल्लेवाल साहब। मैंने ये कहा कि सरकार को आप चुनौती देते हुए अगर दिल्ली कूच का ऐलान कर रहे हैं कि हम 13 फरवरी को आ जाएंगे, और उसके लिए मैं बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ, वायरल हो रहा है, जो अलग अलग गाँव में ट्रैक्टर से और जो सभाएं हो रही है, पंचायतें कर रहे हैं, तो इस बार आपकी क्या योजना है, क्या आप करना चाह रहे हैं? जैसे पिछली बार आए टिकरी सिंघू सब जगह आकर बैठे, रास्ते में कन्फ्रंटेशन भी हुआ, झड़प भी हुई, इस बार क्या सोच के आ रहे हैं आप? देखिए, हमारा प्रोग्राम दिल्ली आने का है, जंतर मंतर पे आने का हमारा प्रयास है। सरकार हमें क्या करती है, अगर हमें सीधा जंतर मंतर आने देती है, हमारा कोई पर्पज नहीं है कि हम रोड ब्लॉक करें या कोई रास्ता रोक कर बैठे, हमारा कोई पर्पज नहीं है। लेकिन अगर सरकार की मर्जी है कहाँ रोकती है, यह जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, और हमारी तैयारी दिल्ली आने की है। तो जंतर मंतर पर आकर क्या आप एक दिन का प्रदर्शन धरना करेंगे या क्या करेंगे? नहीं, एक दिन का धरना प्रदर्शन है। सरकार हमारी मांग जब मान जाएगी हम वापस चले जाएंगे। हमारा वहां बैठना भी कोई मोटिव नहीं है, और एक दिन वहां बैठकर वापस चले जाना कोई हमारा ये भी नहीं है कि हम एक दिन के लिए प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, ये भी नहीं है। तो आप पक्के मोर्चे के लिए आ रहे हैं कि जंतर मंतर पर मोर्चा लगाएंगे? आपको देखिए, बिल्कुल लगाना पड़ेगा जी। तो आपको पता है कि जंतर मंतर पर अब ऐसा मोर्चा लगाने नहीं देगी सरकार। पहलवानों के साथ भी क्या हुआ, किसी ढंग से रात में गए, 2-4 होते हुए धीरे धीरे उन्होंने एक मोर्चा बना लिया, त्रिपाल लगा लिया, लेकिन उसके बाद आखिर में किस तरह से उनके साथ बदसलूकी हुई और उसके बाद वहां से हटा दिया गया उनको। देखिए, हम प्रशासन से, सरकार से ये कह रहे हैं कि हमें जंतर मंतर पे, दूसरा ऑप्शन सरकार के पास है कि हमें रामलीला ग्राउंड दे दे, वहां पर बैठने दे, लेकिन हमें बुलाई ना सरकार। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, हमारे क्यों आने दे रही है, हमारी मांगे मान ले, हम क्यों आएंगे? नहीं तो फिर हमारी तो मजबूरी बनती है ना जी आना, उसके लिए हम आएंगे। लखविंदर सिंह औलख साहब, दोनों किसान नेताओं को हमने सुना। देखिए, जो बहुत सारी मांगे हैं, उन मांगों का जिक्र हम स्क्रीन में भी इसमें कर रहे हैं। उनमें से एक मांग है एमएसपी पर कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक। अब ये कानून का वादा तो सरकार ने एमएसपी पर कानून बनाने का ऐसे भी कमेटी की बात की थी, कमेटी बना दी, वो कमेटी की क्या रिपोर्ट है, कहाँ है, मुझे भी नहीं पता, 1-1.5 साल से वो कहीं पता भी नहीं चला। तो फिर आप उसी तरह की मांग को लेकर दिल्ली आने का, दिल्ली कूच करने का ऐलान कर रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर मांग सरकार 2 साल से ठंडे बस्ते में डालकर बैठी है। अजीत रंजन जी, हम एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं, हम एमएसपी पर फसलों की खरीद का गारंटी कानून चाहते हैं। एमएसपी तो दे देंगे ये, लेकिन एमएसपी तय करना और एमएसपी पर गारंटी का कानून, दरअसल गारंटी का कानून, एमएसपी तो है, खरीद गारंटी का कानून, खरीद गारंटी का कानून, जो कि C2+50 स्वामीनाथन आयोग के तहत, जैसे डल्लेवाल जी ने बताया, वो मिलना चाहिए। अभी आपने बोला था भी आप 13 तारीख को आ रहे हैं, तो 13 तारीख का भी एक बहुत बड़ा मोटिव था अजीत रंजन जी। 11 दिसंबर को हम दिल्ली से वापस गए थे 2021 को, 13 को लगभग हम घर पहुंचे थे। तब 26 महीनों बाद फिर दोबारा दिल्ली की ओर
देखना पड़ रहा है दिल्ली का मुंह, क्योंकि इन्होंने जो मांगे एमएसपी पर जो कमेटी की बात कही थी, उसमें जो कमेटी बनाई वो सरकारी कमेटी बनाई, आप उसकी कवरेज भी करते हैं, आप अच्छी तरह हर जगह किसानों की मांगों को, किसानों के प्रदर्शन को दिखाते हैं, तो उसमें सब कुछ आपने देख लिया। वो एक जो है मीठा लॉलीपॉप दे के छोड़ दिया, कमेटी नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कमेटी होती तो आज तक 26 महीने हो गए हैं वो बन जाती, क्योंकि 26 को हम आए थे पहले, और 26 महीनों बाद फिर दोबारा 13 को वहां जाएंगे। तो दूसरी बात रह गई भी, आपने वो भी जिक्र किया था भी कोई भी चैनल अगर किसी पार्टी का या सत्ताधारी लोगों का 200 जनों का भी समूह इकट्ठा होता है तो उसको बहुत बड़ी कवरेज देते हैं। तो अभी अभी हमारी जो दिल्ली कूच के लिए बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं जी रंजन जी, पंजाब में 4 महापंचायतें हैं, सराबा में, लुधियाना में हुई है, हजारों किसान वहां थे, मोगा में हुई है, और उसके बाद जंडियाला गुरु में, बरनाला में, अब इसी तरह जो वहां कर्नाटका में हुई है, बहुत सारी जगह पंचायतें हो रही हैं, और वहां कितना मीडिया कवर कर रहा है। लेकिन हम कहना चाहते हैं भी अब पहले से भी ज्यादा किसान, क्योंकि थोड़ी बहुत जो एमएसपी हमारे को, मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा, हरियाणा और पंजाब को थोड़ी बहुत एमएसपी मिल रही है, फसलों पे एमएसपी पर खरीदी जा रही है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। कभी मूंगी पर चक्कर पड़ जाता है, गन्ने की दिक्कत आती है, सभी की आती है। एक धान और जो गेहूं की मुख्य फसल, उस पर भी कैप लगा दी जाती है, एमएसपी पर खरीदने की क्वांटिटी तय कर दी जाती है। लेकिन अब जो ऊपर वाले हमारे दक्षिण भारत के, मध्य भारत के और ऊपर वाले भारत के लोग, जिन्होंने एमएसपी बेचारों ने देखी ही नहीं क्या होती है, फसलें उनकी लूटी जाती हैं, वो सभी लोग भी साथ आ रहे हैं। पहले हरियाणा पंजाब बड़ी भूमिका में था, वो लोग भी बड़ी भूमिका में दिल्ली के बॉर्डरों पर आएंगे। अच्छा, आपने एक खास दिलचस्प बात की जो मुझे पहले आइडिया नहीं था, हालांकि शुरू में ही मुझे पूछना चाहिए था कि आपने 13 फरवरी की तारीख दिल्ली कूच के लिए क्यों चुना, लेकिन आपने उसके बारे में बता दिया कि 11 फरवरी को लौटे थे, 13 महीने बाद लगभग, तो इसलिए हम 2 दिन बाद की तारीख मुकर्रर की। जी, दूसरा गुरु नानक देव जी की बाबे की 13-13 वो भी हम होती है भी, क्योंकि वो किरत करो वंड छको वाली जो फिलोसफी है हमारे गुरु नानक देव जी की, उन्होंने भी खुद स्वयं खेती भी की है, तो वो उनकी भी 13-13 वाली जो तरीका है, 2 चीजें जो मिलती थी, इसलिए हमने पहले 26 फरवरी का कूच कर रखा था। फिर उसके बाद दक्षिण भारत के और जो पूरे संगठन, दूसरे उत्तरी भारत की 18 जथेबंदियां मिली, उसमें सब में मिलके फिर उस 26 फरवरी को 13 फरवरी किया था। वो 13 फरवरी का यही लॉजिक था, एक तो गुरु नानक देव जी की 13-13 वाली और दूसरा 26 महीनों वाली। अब दूसरी एक बात है औलख जी, आपसे ये उसके बाद बाकी के पास आऊंगा, कि पिछली बार बहुत ऐसे संगठन थे जो, और कई ऐसे और नेता भी, जो इस बार आपकी इस दिल्ली कूच या दिल्ली की तरफ जो भी आने का आपने ऐलान किया उसमें नहीं है। चाहे दर्शन पाल का संगठन हो, चाहे राज्यपाल का संगठन हो, चाहे टिकैत का संगठन हो, चाहे चढ़ूनी का संगठन हो, ऐसे दर्जन भर संगठन है जो इस बार आपके साथ नहीं है। तो इस बार आपका आंदोलन ऐसे भी पिछली बार की तुलना में कमजोर माना जा रहा होगा या कमजोर माना जाएगा, क्योंकि बहुत सारे संगठन नहीं है। अजीत अंजुम जी, आपने बिल्कुल जीरो ग्राउंड से रिपोर्ट दी, आपने बहुत अच्छी तरह कवरेज किया था आंदोलन को। उस समय में 70 से 75% आंदोलन आम लोगों ने लड़ा था। किसान नेताओं की जो भूमिका थी, उन्होंने दिशा जो तय की, उन्होंने अनुशासन बनाया, लेकिन आंदोलनकारी 70 से 75% आम लोग थे, जो आम किसान, जो किसी संगठनों से नहीं थे, वो अपनी फसलों और नस्लों को बचाने की लड़ाई में आप थे, और फैसला भी उन्हीं के अनुसार होता था। इस बार भी आम किसान है जो बड़ी बड़ी संख्या में जा रहे हैं। तो जो देखो, जो जितनी मांगे हैं हमारी, जो अभी मन्नू जी ने और डलेवाल जी ने बताया, उन मांगों पर जो भी सहमत होगा और किसानों को चाहता होगा भी वो मांगे किसानों की मानी जाए, वो सारे जो है पहले भी लड़े थे, अब भी लड़ेंगे। अगर इन मांगों पर आंदोलन किसानों के लिए हो रहा है, मजदूरों के लिए हो रहा है, मांगे हमारी वही है, खेत मजदूर और किसान का कर्जा माफी, जो बताया भी कर्जा चढ़ा क्यों है, कर्जा जो हमारे को फसल के एमएसपी पर दाम नहीं मिले हैं उसलिए चढ़ा है। तो उन मांगों पर जो भी साथी आएगा, जो इस विचारधारा वाला जो हम इकट्ठे हुए हैं ग्रुप नॉन पॉलिटिकल फ्रंट में आएगा, तो सबका स्वागत है। बाकी आंदोलन लड़ना है किसानों ने और मजदूरों ने, आम लोगों ने,
वो इस बार पूरी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। डल्लेवाल साहब, ये बताइए, क्या आप लोग इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं? जैसे जो संगठन इस बार आपके साथ नहीं, जैसे उग्राह साहब का संगठन बहुत बड़ा संगठन है, लेकिन पता नहीं इस बार आपके साथ है कि नहीं, या और जिन जिन संगठनों का नाम लिया, क्या वो सारे संगठन आपके इस मोर्चे से या 13 फरवरी के कूच से अलग है, या उन लोगों से भी बात हो रही है? और कितने संगठन इसके साथ हैं? एक सवाल और, पिछली बार भी ये कहा जाने लगा सरकार और सरकारी लोगों की तरफ से, ये तो पंजाब हरियाणा के ज्यादातर लोग हैं, तो क्या इस बार वही सारे संगठन उन्हीं में से कुछ है या क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी उसी सवाल का जवाब देता हूं जो आपने कहा कि दूसरों के साथ कोई तालमेल बनाया जा रहा है या नहीं। उनके साथ बातचीत करने के लिए हमने एक कमेटी तय कर दी है। हमारे 5 सदस्यीय कमेटी बन चुकी है स्कीम नॉन पॉलिटिकल की ओर से, जो ईमानदारी से लड़ाई लड़ने की और इस विचारधारा को लेकर लड़ाई लड़ने का प्रयास करने वाले संगठन है। सबके साथ बात होगी, सबको साथ लेने का प्रयास कर रहे हैं हम। उससे कोई मतलब वो किसी के साथ हमारा ये नहीं है कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। जो बिल्कुल हमारी इस विचारधारा, इस आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल रखकर लड़ने का इच्छुक होगा, जो इस लड़ाई को आगे तोड़ने के लिए हमारा सहयोग करेगा, उसको हम वेलकम करेंगे और हमारी कमेटी सभी के साथ जाकर बातचीत करेगी। अभिमन्यु कोहाड़ साहब, ये बताओ कि जैसे मैं वीडियो बहुत देख रहा हूँ, किसान संगठनों की जो बैठकें हो रही है, पंचायतें हो रही है, या जगह जगह आप लोग 13 फरवरी को दिल्ली कूच करो, उसके लिए लोगों को, किसानों को एकजुट कर रहे हैं, तो क्या ये जो तैयारी आपकी हो रही है, या इस बीच में आप लोग इतनी आपने पंचायतें की, तो सरकार से किसी स्तर पर संवाद, या बीजेपी की तरफ से, या कोई भी बीच में मध्यस्थ की तरफ से कोई संवाद नहीं हो रहा? आप लोग वो विंडो क्यों नहीं खोलते हैं जिससे सरकार से संवाद हो सके, या सरकार ने आपसे संवाद करने का कोई तरीका मतलब सरकार नहीं करना चाहती, आप बता सकते हैं शायद? देखिए अजीत जी, जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, ये किसानों के खिलाफ और कॉर्पोरेट के पक्ष में कानून बनाने वाले लोग हैं। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही मोदी साहब ने सबसे पहला फैसला ये किया था कि कई बार फसलें खराब होने की वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे बोनस दे देती थी, 100 रुपया 150 रुपया क्विंटल का, वो बोनस इस मोदी सरकार ने बंद कराया था। पहली कैबिनेट की बैठक में ये फैसला हुआ था। इन्होंने स्पष्ट किया था कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपने किसानों को फसलों पे बोनस देगी, उस स्टेट गवर्नमेंट से केंद्र सरकार की एजेंसियां अनाज नहीं खरीदेंगी। तो पहले दिन से जो इनकी विचारधारा है वो किसान के विरोध में है। इनको इस सत्ता में बैठे लोगों को ये लगता है कि भाई हम धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को बहला फुसला के वोट ले लेंगे और किसानी मुद्दों को, रोजगार के मुद्दों को, महंगाई के मुद्दों को गायब कर देंगे। ये सरकार की सोच है, लेकिन सरकार अब की बार अपनी सोच में, अपनी साजिश में सफल नहीं हो पाएगी। आपने देखा होगा नूह मेवात में सरकार ने एक साजिश के तहत वहां पे माहौल बिगाड़ने की कोशिश करी थी कुछ महीने पहले, लेकिन हरियाणा के जो लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए रहे थे, उन्होंने एक स्पष्ट बात कह दी थी कि भाई किसानों के ट्रैक्टर जो बाहर निकलेंगे वो भाईचारे के लिए निकलेंगे, वो कोई दंगा फसाद या लड़ाई या टकराव के लिए नहीं निकलेंगे। क्योंकि जब किसान आंदोलन हुआ था तो एक मेवात किसान मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया गया था, और वो संगठन रोजाना 4.5 क्विंटल दूध आंदोलनकारी किसानों के लिए भेजता था, पहले दिन से लेके अंतिम दिन तक। तो कोई भी किसान आंदोलन होता है अजीत जी, वो एक जागरूकता भी लाता है, वो एक जागरूकता की क्लास भी होती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि 10 साल हो गए कोई सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को 10 साल लगभग हो गए हैं, लेकिन इन्होंने एक बार भी किसी इंडिपेंडेंट निष्पक्ष किसानों के डेलीगेशन को मिलने के लिए समय नहीं दिया। ये भी देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री अपनी 2 टर्म पूरी कर चुका हो, लेकिन उस प्रधानमंत्री के पास किसानों से मिलने के लिए समय भी नहीं है। कभी फिक्की का प्रोग्राम होता है, प्रधानमंत्री जी जब भी पहुंच जाते हैं, कभी किसी और कॉर्पोरेट हाउस का प्रोग्राम होता है, प्रधानमंत्री जी तभी पहुंच जाते हैं, लेकिन देश का पेट भरने वाले किसानों के लिए उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले जर्मनी गए थे, और जर्मनी जाके वो कहते हैं कि हमारे देश के पास इतना अनाज है कि हम पूरी दुनिया को अनाज खिला सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये अनाज किसी राजनेता की मेहनत के कारण पैदा नहीं हुआ, ये किसानों ने दिन रात मेहनत करके पैदा किया है, देश के अनाज के भंडार भरे हैं। एक वो समय भी था,
1965 का, जब हमें अमेरिका जैसे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था अनाज के एक दाने के लिए, हमें मोहताज बना दिया गया था अनाज के दाने के लिए। लेकिन आज जितनी देश को जरूरत है उससे 4 गुना अनाज के भंडार हमने भर दिए। कोरोना के दौरान जब सारी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था 23% कम हो गई थी, तो उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.8% की दर से, पॉजिटिव दर से ग्रो कर रहा था। हमने कोरोना की परवाह नहीं की, हमने अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, हम मौत से नहीं डरे, हमने देश के अनाज के भंडार भरे। लेकिन आज किसानों को इस लायक नहीं समझा जा रहा कि उनसे बात की जाए कम से कम। अरे भाई, देश के किसानों से जो देश की आबादी का 60% बनाते हैं, एक बार बात तो सुनिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी बात सही है या गलत है वो तो टेबल पे तय होगा। हम टेबल की टॉक से कभी भागने वालों में से नहीं है। यदि सरकार हमें आगे बुलाएगी तो हम तब भी टेबल पे टॉक करेंगे, तर्कों के साथ करेंगे। किसान सड़क पे भी लड़ेगा, किसान टेबल पे भी तर्क करेगा। लेकिन अब तक सरकार ने हमारे से कोई बातचीत करने का प्रयास नहीं किया है, कोई बातचीत करने की कोशिश नहीं की है। हमने 5 फरवरी की अंतिम तारीख तय कर दी है। यदि सरकार हमसे बात करना चाहती है 5 फरवरी तक कर सकती है, हम टेबल पे बात करेंगे। नहीं तो उसके बाद फिर आंदोलन सड़क पे होगा और बातचीत भी उसके बाद अजीत जी सड़क पे ही होगी। अब तो सरकार ये देख रही होगी ना कि तब बातचीत करने के लिए संयुक्त मोर्चा था किसानों का, उससे 11 राउंड की बातचीत हुई, बातचीत टूट गई 1 साल, उसके बाद भी जो हुआ सब सामने। अब देख रही है कि किसानों के ही कई धड़े हैं, एक ग्रुप टिकैत का है, एक राज्यवाल का है, चढ़ूनी का है, किसी और का है, किसी और का है, इतने मोर्चे बिखरे हुए हैं। अजीत जी, 14 दिसंबर को जो लुधियाना के गांव सराबा में पंचायत हुई, 1 लाख किसानों की पंचायत थी। उसके बाद 2 जनवरी को जंडियाला गुरु में अमृतसर में पंचायत हुई, 1 लाख किसानों की पंचायत थी। 6 जनवरी को बरनाला में पंचायत हुई, 1 लाख किसान थे। 3 फरवरी को इसी तरीके से हिसार के नारनौंद में बहुत बड़ी किसान महारैली होने जा रही है, जिसमें सारे संगठन, अलग अलग राज्यों से किसान नेता भाग लेंगे। हमने और संगठनों को भी साथ लाने के लिए सदस्य एक 5 मेंबर कमेटी बनाई है। वो कमेटी उनसे बात कर रही है और उनसे बहुत एडवांस स्टेज में बातचीत है। हमारी शर्त, हमारा रूल रेगुलेशन सिर्फ एक ही है कि हमें नॉन पॉलिटिकल होके, पार्लियामेंट पॉलिटिक्स से दूर रह के हमें आंदोलन लड़ना है। क्योंकि जब किसान नेता भी पार्लियामेंट पॉलिटिक्स में चले जाते हैं तो फिर एक अलग तरीके का माहौल बनता है। हमारा काम है आंदोलन लड़ना। देखिए, जो 3 कानून थे, उन 3 कानूनों के खिलाफ पिछली बार पंजाब गवर्नमेंट ने, राजस्थान गवर्नमेंट ने, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपनी अपनी विधानसभाओं में उन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया, लेकिन केंद्र सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन किसानों ने सड़क पर बैठ के वो काम करा दिया जो 3 राज्यों की चुनी हुई सरकारें नहीं करा पाई। कोई भी आंदोलन होता है उसमें हर पार्टी को वोट देने वाला किसान आता है। हो सकता है ऐसा किसान भी आंदोलन में आता है जिसने कांग्रेस को वोट दिया हो, जिसने बीजेपी को वोट दिया हो, या जिसने किसी आम आदमी पार्टी को वोट दिया हो। लेकिन जब बात आंदोलन की आती है तो वो ये कहता है कि पहले मैं किसान हूं, पहले मैं अपनी जमीन के लिए लड़ूंगा, चाहे पार्टी चाहे कोई भी हो। तो इसीलिए हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, जो साथी नॉन पॉलिटिकल ढंग से आंदोलन लड़ना चाहते हैं उन सबका स्वागत किया जाए। आखिरी सवाल दल्लेवाल जी आपसे, चूंकि तीनों में आप सबसे सीनियर हैं, कि आप लोग अगर आने का ऐलान कर चुके, कूच का ऐलान कर चुके, तो किस तैयारी के साथ इस बार आ रहे हैं, क्या सोचकर आ रहे हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको अजीत जी ये बात कही थी कि सोचा तो ये जाता है कि हमने अपनी मांग मनवानी है। समा आगे होता, हालात आगे, जो हालात बनते हैं वो हालात तय करते हैं कि आगे क्या होगा, कहां तक हम सफल होंगे, कहां तक नहीं सफल होंगे, वो आगे की बात होती है। लेकिन हम पहले से कहीं ज्यादा ताकत से दिल्ली की ओर आने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा पिछली बार कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश से तो कुछ किसान आ गए थे, बिहार से कोई किसान नहीं आ पाए थे बेचारे। अब वहां से किसान आएंगे, पहले से ताकत से किसान आएंगे। जैसे हमारे भाई लखविंदर जी ने बात कही कि देखिए, वो जो आंदोलन पीछे लड़ा गया है ना, वो नेताओं की ओर से नहीं लड़ा गया, नेताओं ने तो उनको दिशा दी है, लेकिन आंदोलन लोगों ने लड़ा है, जनता ने लड़ा, किसानों ने, मजदूरों ने मिलकर लड़ा है। वही पोजीशन, उससे भी ज्यादा ताकत से आप देखोगे दिल्ली की ओर किसान बढ़ेंगे, और इतनी बड़ी संख्या में बढ़ेंगे कि आप उसको महसूस करोगे कि आप खुद कहोगे कि ये आंदोलन पिछली बार वाले आंदोलन से भी बड़ा है और मजबूत है। आप देखना।
चलिए, वैसे हम उम्मीद करेंगे कि अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि 5 फरवरी तक चाहते सरकार उनसे बात करे। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार के नुमाइंदे किसान नेताओं से बात करें, उनकी मांगों को समझने की कोशिश करें, कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे ये किसान फिर से पंजाब हरियाणा से या बाकी राज्यों से किसान दिल्ली की तरफ कूच करने का फैसला करने से पहले सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर पहुंचे। तो हम यही उम्मीद करेंगे। हालांकि सरकार की जिद हमने उस वक्त भी देखी जब सरकार के नुमाइंदे या सरकार के मंत्रियों के साथ बातचीत का संवाद एक बार टूटा तो 1 साल तक संवादहीनता रही और आखिरकार किसानों को पक्का मोर्चा लगाकर दिल्ली में बैठे रहना पड़ा, दिल्ली की सीमाओं पर, तब तक जब तक प्रधानमंत्री मोदी को ये कहना पड़ा, जब प्रधानमंत्री मोदी को कि हमारी तपस्या में कमी रह गई क्योंकि चुनाव नजदीक था। तो अब देखना है, चुनाव फिर है, अप्रैल मई में चुनाव है, किसान फरवरी में दिल्ली आने का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या सरकार बातचीत के जरिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेगी? उम्मीद है कि सरकार को यह एहसास होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपसे वादा करता हूं, किसानों के आंदोलन की खबरें चैनल पर चले या न चले, उस वक्त भी जब किसान आंदोलन में शामिल किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, चीनी एजेंट, देशद्रोही, गुंडे, मवाली, न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, तब भी 13 महीने हमने अपने प्लेटफॉर्म पर किसानों की आवाज को जगह दी। कोशिश करूंगा कि आपके आंदोलन की आवाज हमारे चैनल के जरिए देश दुनिया तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।